दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं ALP 13 अगस्त 2018 की शिफ्ट सेकंड में जो एग्जाम हुई थी उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है आज हम लोग बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक लोई में चीनी और आटे का जो प्रारंभिक अनुपात था वो 2:7 था। 9 किग्रा लोई में जान ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई। बाद में जान ने कितनी चीनी मिलाई? तो देखिए क्या कह रहा है कि शुरुआत में चीनी और आटे का जो है वो अनुपात कितना था, 2:7 था। और ये जो था चीनी का था 2 और आटा का जो था वो 7 था। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना चीनी मिला दे कि यही रेशियो जो है 2:5 हो जाए। तो देखिए हम चीनी मिला रहे हैं तो चीनी का रेशियो घटना बढ़ना चाहिए, ना कि आटा का रेशियो घटना बढ़ना चाहिए। लेकिन हम चीनी यदि मिला रहे हैं तो यहाँ आटा 7 यहाँ आटा 5 हो जा रहा है, यानी आटा का रेशियो घट जाता है। तो हम यदि चीनी मिला रहे हैं आटा नहीं मिला रहे हैं तो आटा के मान को समान करेंगे यानी कि बराबर करेंगे। तो इधर 7 है तो इधर भी 7 करेंगे और इधर भी 7 करेंगे, या इधर 5 है तो इधर भी 5 करेंगे और इधर भी 5 करेंगे, और नहीं तो दोनों जगह बराबर करेंगे। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर हम 5 से यदि गुना कर देते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, और इधर यदि हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, यानी आटा का मान जो है तब जाके हमारा समान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ यदि हम 5 से इसमें गुना करते हैं तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 7 5 35 हो जाएगा, यानी 10:35 हो जाएगा। उसके बाद इस 7 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसी 7 से इस 5 में गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि आटा का जो मान है अब समान हो गया। और आटा का मान हम समान इसलिए किए हैं क्योंकि हम तो चीनी मिला रहे हैं तो चीनी का मान घटना बढ़ना चाहिए, ना कि आटा का मान घटना बढ़ना चाहिए। अब हमसे पूछा जा रहा था कि बाद में जान ने कितनी चीनी मिलाई। तो देखिए शुरुआत में चीनी का रेशियो 10 था और जब चीनी का मिला दिया तो 14 हो गया, यानी कि जान ने कितना चीनी मिलाया है, रेशियो में 4 मिलाया है। अब इस 4 का मान हमें निकालना है रियल में कि कितना है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, ऊपर में दिया गया है कि 9 किग्रा लोई में, यानी कि इसका जो है रेशियो इन दोनों के योग का मान दिया गया है, यानी 35 और 10 कितना 45 हो जाएगा रेशियो में, और इस 45 रेशियो का मान जो है 9 केजी दिया गया है। अब यदि यहाँ से रेशियो 45 का मान 9 केजी दिया गया है तो रेशियो 1 का मान निकालने के लिए 9/45 करेंगे, यानी कि अब यदि काटते हैं तो 9 5 45, कहने का मतलब 1/5 हो जाएगा रेशियो 1 का मान। अब यदि रेशियो 1 का मान 1/5 हो जा रहा है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, रेशियो 4 का मान चाहिए। तो रेशियो 4 में क्या करेंगे, रेशियो 1 के मान से गुना करेंगे। तो रेशियो 1 का मान कितना है, 1/5 है तो 1/5 से गुना करेंगे। लेकिन ये तो केजी में आएगा ना। अब लेकिन इसे ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1000 से जो है हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी बराबर जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। इसलिए यदि इस केजी में हम 1000 से गुना कर देते हैं तो ये पूरा ग्राम में हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 200, और इधर 4 बचा है तो 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, यानी कि 800 ग्राम जो है जान ने बाद में लोई में जो है 800 ग्राम चीनी मिलाया था, तब जाके जो रेशियो है वो इतना हो गया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 0.324 है, और संख्या में से एक संख्या जो है वो 1.2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। देखिए दो संख्या है, उसमें से एक संख्या दिया गया है कि वो एक संख्या 1.2 है। अब इसमें हम कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि हमें जो है वो 0.324 हो जाए। तो माना कि 1.2 में हम x से यदि गुना कर देते हैं तो 0.324 हो जाएगा। अब यदि इसे हम सॉल्व करते हैं तो दशमलव यहाँ से हटेगा, तो दशमलव के बाद एक अंक तो 1 पे 1 0, और दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 1 पे जो हो जाएगा वो 3 0 हो जाएगा। अब यदि 0 से 0 यहाँ कटेगा और 12 से इधर काटेंगे तो 324 बचता है ना। तो 12 से यदि काटेंगे तो 12 दूनी 24, और उसके बाद 8 बचता है, 8 पे 4 आएगा, 82 84, यानी कि 27 बार में।
अब तो कटने वाला नहीं है, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा हमारा 27 बटा यहाँ 100 बचता है। अब यदि 100 से हम उधर 27 में भाग करते हैं तो 0.27 जो है वो हमें हो जाएगा, यानी x का जो मान होगा वो 0.27 होगा। कहने का मतलब 1.2 में जो है हम यदि 0.27 से गुना करते हैं तो हमें 0.324 जो है वो मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 दिया गया है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर जो है वो 4 दिया गया है और हमसे जो है sec थीटा माइनस tan थीटा का मान जो है वो पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। अब यदि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसे हम a मान सकते हैं, इसे हम b मान सकते हैं। अब यदि इसे a मान सकते हैं और इसे b मान सकते हैं तो याद होगा आप लोग को कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो अब इसी तरह हम इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं। अब यदि इस फॉर्मूला को इस तरह यदि लिखना चाहेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे और इंटू sec थीटा माइनस जो है tan थीटा लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ दिया गया है। अब जो है यहाँ से हमें sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना 4 दिया गया है, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान यहाँ 4 दिया गया है। तो यहाँ यदि 4 गुना में है तो उधर इसी 4 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान 4 था, यहाँ इधर यदि आता है तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा का जो मान होगा वो 1/4 होगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब यदि यहाँ जो भी मान इस तरह sec थीटा प्लस tan थीटा करके दे देगा उसका उल्टा जो हो जाएगा वो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हो जाएगा। यानी कि 4 दिया था तो 4 का उल्टा 1/4 जो है इसका मान हो जाता है डायरेक्ट, ठीक ना। और यदि माइनस में ही देके प्लस का पूछे तो फिर भी उसका उल्टा ही होगा, यानी कि माइनस में देख लीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना 1/4 है। अब यदि इसका हम उल्टा लिखेंगे तो क्या 4 ही होगा ना। तो यानी कि कहने का मतलब यदि इस तरह sec थीटा प्लस tan थीटा का मान देके हमसे यदि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछे तो यहाँ जो भी मान दिया रहेगा उस मान को हम यदि सीधा उल्टा कर देते हैं तो वो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हो जाएगा। या माइनस में देके हमसे प्लस में पूछे या प्लस में देके माइनस में पूछे, जो भी मान दिया रहेगा उस मान को यदि हम उल्टा कर देते हैं तो उसका मान जो है हमें मिल जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 1000 रुपया जो है 3 वर्ष में 1331 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है कि 1000 रुपया है और वही रुपया जो है 1331 रुपया हो जा रहा है 3 वर्षों में, तो हमसे जो है दर पूछा जा रहा है। तो समय देखिएगा कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। अब समय यदि 3 वर्ष दिया गया है तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। यदि समय यहाँ यदि 2 वर्ष दिया गया रहता तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब क्यूब रूट और स्क्वायर क्यों करते हैं उसे भी समझेंगे, पहले इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यदि 1000 का हम क्यूब रूट करेंगे तो 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 1000 होगा। 1331 का क्यूब रूट जो होगा वो 11 होगा, क्योंकि 11 का क्यूब रूट करेंगे 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा। कहने का मतलब 10 और 11 के अनुपात में होता है, तो कहने का मतलब 10 रुपया जो है वो 11 रुपया हो जा रहा है 3 वर्ष में, यानी कि 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। और 1 रुपया जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितने पे 10 रुपया पे, तो ही 1 रुपया ना ब्याज बढ़ रहा है। तो हम बट्टा में लिखते हैं मूलधन को। अब दर निकालना है तो दर जो होता है वो क्या होता है परसेंटेज में होता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 0 से 0 खत्म, यानी दर जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ क्यूब रूट क्यों करते हैं, यानी कि क्यूब रूट 3 वर्ष दिया गया था तो क्यूब रूट क्यों करेंगे, और यदि 2 वर्ष दे देता तो स्क्वायर रूट क्यों करते हैं, ठीक ना। अब यदि 4 वर्ष दे देगा तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्यूब रूट क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 का पावर क्या होता है t होता है। अब ये प्रिंसिपल यानी मूलधन इधर गुना में है और इधर इसे लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन कितना है 1331 है
और 1331 में जो है इस मूलधन से भाग कर देगा, यानी कि 1000 जो मूलधन है वो भाग कर देगा, इधर लाएंगे तो। अब इसको यहां से यहां यदि हम सॉल्व करते हैं तो 100 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, और एलसीएम 100 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस कितना आर हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, और समय जो हमारा दिया गया था वो कितना 3 वर्ष दिया गया था, तो समय को 3 लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद जो है इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर यदि लाते हैं तो बराबर से उधर 3 पावर में 3 है, और इस पावर 3 को खत्म करना चाहेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक ना। यदि यहाँ क्या होता पावर स्क्वायर, सॉरी समय 2 वर्ष दिया रहता तो समय को यहाँ लिखते, यानी कि स्क्वायर लिखते हैं, तो स्क्वायर इधर होगा तो क्या कर देगा स्क्वायर रूट कर देगा। इसलिए आप लोग यहाँ से देखकर समझ गए होइएगा कि यहाँ जो भी समय दिया रहेगा 3 वर्ष दिया रहेगा तो इसलिए क्यूब रूट करते थे, क्योंकि पावर इधर समय रहता था। यदि यहाँ 2 वर्ष दिया जाता तो उसका स्क्वायर रूट करते, क्योंकि इधर जो है वो पावर में रहता है, इसलिए इधर आने के बाद जो है वो क्यूब रूट हो जाता है या वो स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक ना। अब यदि देखिए 1331 का क्यूब कितना 11 हो जाएगा, और 1000 का क्यूब कितना 10 हो जाएगा क्यूब रूट, और बराबर इधर सॉल्व करे थे तो कितना हुआ था 100 प्लस आर बट्टा कितना 100 हुआ था। अब 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, यही 10 इधर भाग में इधर आएगा गुना में, यानी 110 हो जाएगा, बराबर कितना 100 हो जाएगा, प्लस आर ये तो रहेगा ही रहेगा, ये प्लस में है इधर 100 और इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 110 है तो 110 में से 100 को घटाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा, बराबर ये आर होगा, यानी कि आर बराबर जो है वो 10 है। अब यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो इतना करना पड़ेगा, और सीधे याद रखिएगा कि मूलधन जो भी और मिश्रधन जो भी दिया रहेगा, अब समय 3 वर्ष दिया रहेगा तो क्यूब कर देंगे, 2 वर्ष दिया रहेगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक ना। तो कहां से क्यूब रूट स्क्वायर रूट करते थे ये देखकर आप लोग को पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 19 गुने 23 बराबर जो है 19 गुने 23 बराबर जो है 437 दिया गया है, तो हमसे 190 गुने 0.023 का मान जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 19 गुने 23 का मान कितना 437 दिया गया है, और हमसे इतना का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 3 जीरो होगा, और 3 जीरो इसलिए होगा क्योंकि दशमलव के बाद जो है 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ। अब जो है कोई भी संख्या के पीछे यदि जीरो रहता है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि अब यहाँ जो बचा है वो 23 बचा है, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या है 19 गुने 23 बचा है। अब यदि 19 गुने 23 बचा है तो 19 गुने 23 का मान कितना है 437 है, यानी कि अब हम 19 गुने 23 को गुना ना करके डायरेक्ट हमारा मान दिया गया इतना 437 में 100 से क्या करेंगे कि भाग करेंगे। अब यदि 100 से भाग करते हैं यानी 1 पर 2 जीरो, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी कि 4 दशमलव क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि हम इतना का गुना करते तो कितना होता 4.37 होता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 250 का 38% कितना है। 250 का कह रहा है तो 250 का अर्थ होता है गुना, और 38% हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 बार में इधर कटेगा, 2 से कटेगा ये 38, 19 बार में, यानी अब 19 और 5 को गुना करते हैं तो कितना 19 5 95 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 250 का 38% जो होगा वो 95 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 36, 72, 126 का मतलब क्या है। 36 और 72 उसके बाद 126 का एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एचसीएफ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है एक 18 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 36 है, तीसरा 9 है और चौथा क्या है 12 है। अब इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्या को काट दे लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 12 से क्या होगा कि ये तीनों संख्या नहीं कटेगा, यानी 12 इसका एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद जो है 36 से भी ये तीनों संख्या ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी ये 36 भी एलसीएम नहीं होगा, सॉरी एचसीएफ नहीं होगा। अब 18 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन 18 और 9 में बड़ी कौन सी संख्या है 18 है। 18 से 36 कटेगा, 72 कटेगा, 126 कटेगा।
उसी तरह 9 से भी कटेगा 126, 72 और 36, लेकिन इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है, और जो बड़ी संख्या होगी वही एचसीएफ कहलाएगा। तो 18 इसका जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा, यानी 36, 72, 126 का जो एचसीएफ होगा वो 18 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो वॉल्व ए और बी एक नवादान को क्रमशः 37.1/2 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों बल्ब को खोल दिए जाते हैं, नवादान केवल 30 मिनट में भर जाएगा। यदि वॉल्व बी को कितने समय के बाद जो है बंद कर दिया जाता है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टंकी है, उस टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है और पहला पाइप का नाम है ए और यही पाइप जो है वो 37.1/2 मिनट तक चलता है, तब जाके ये जो है टंकी को भर देगा। तो 37.1/2 का अर्थ होता है कि 37 गुना 2, तो 37 गुना 2 74, और उसमें एक को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, यानी 37.1/2 की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं? 75/2 लिख सकते हैं ना। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है वो 45 मिनट में यदि भरना चाहेगा अकेले, तो वो कितना मिनट में? 45 मिनट में जो है पाइप को भर देगा, ठीक ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो टंकी है यानी नवादान है वो 30 मिनट में भर जाता है, तो वॉल्व बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाता है? तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हमें पता चलेगा। तो यहाँ तो भीम के रूप में है और ये भीम के रूप में नहीं है, तो इसे भी यदि बट्टा में 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा और ये भी भीम के रूप में हो जाएगा। और जब दोनों भीम के रूप में हो जाता है और जब कभी हमें भीम का एलसीएम निकालना होता है, भीम का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं। या हमें एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाला का तब एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, यानी कहने का मतलब भीम का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, बाकी नीचे वाला का एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, यानी कि जो निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ। तो हमें क्या निकालना है? इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी 75 और 45 का एलसीएम लेंगे। तो 75 को हम इस तरह लिख सकते हैं 15 गुने 5, 15 × 5 = 75। इसी तरह 45 को भी हम 15 गुने 3 लिख सकते हैं, 15 × 3 = 45। अब यहाँ 15 है, यहाँ भी 15, यानी दोनों जगह 15 कॉमन है तो एक 15 हम ले लेंगे। उसके बाद 5 तो कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे? 5 लेंगे। यहाँ 3 कॉमन नहीं है तो 3 लेंगे। अब 5 किया 15 हो जाएगा यहाँ, और 15 गुने 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। यानी 75 और 45 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 225 होगा। यानी यही 225 जो है वो हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। अब यदि 225 टोटल वर्क है तो इस 225 को ए जो है 75/2 मिनट में भर देता है। जब इस 225 को ए 75/2 मिनट में भर देता है तो इस 75/2 से यदि हम इसमें भाग कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि ए 1 मिनट में कितना भरेगा। तो चलिए भाग करते हैं। 225 में ये भीम के रूप में नहीं है, बट्टा 1 कर देंगे क्योंकि ये भी भीम के रूप में था तो यहाँ भी भीम के रूप में रहना चाहिए। अब यदि भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 75/2 होगा और यही 75/2 उलट जाएगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2/75। अब जो है 75 से 225 को यदि काटते हैं तो क्या होगा? 15 × 5 = 75, तो बचता कितना है? 3, यानी कि 3 बचेगा तो 3 × 6। कहने का मतलब ए जो है वो 1 मिनट में 6 काम करेगा, ठीक ना। अब यदि ए जो है 1 मिनट में 6 काम कर रहा है, यहाँ से ए क्या कर रहा है? 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। अब यहां से हम इसी तरह बी का भी पता करेंगे तो बी क्या है? 45 मिनट में जो है टोटल टंकी को भर देगा और भरना कितना है? 225 भरना है। यानी हम इसमें यदि 45 से भाग देते हैं तो 1 मिनट का क्षमता पता चलेगा बी का, तो 15 किया 45 हो जाएगा, बचेगा कितना? 5 बचेगा। यानी बी जो है 1 मिनट में 5 भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। अब यदि ए 1 यूनिट में 6, ए जो है 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, इसी तरह बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भरेगा। अब ए 6 यूनिट, बी 5 यूनिट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टंकी जो है वो 30 मिनट में भर जाता है।
यदि बल्ब बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए। तो देखिए जब 30 मिनट में टंकी भर जाता है, तो माना कि जब 30 मिनट में टंकी भर जाता है, यानी कि ए जो है, ए को तो हम बंद नहीं कर रहे हैं, तो ए तो 30 का 30 मिनट चला होगा, तो ये 1 मिनट में 6 भरता है, तो 30 मिनट में कितना 180 भरेगा, यानी इस 225 में 180 तो ए ही भर देगा। जब 180 ए भर देगा तो कितना बचता है शेष 45 बचता है, यानी इस 45 काम को बी करता है और उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बी एक काम बी जो है 1 मिनट में 5 काम करेगा, तो 45 काम को करने के लिए 5 से यदि भाग करेगा, 5 × 45, कहने का मतलब बी जो है 9 मिनट में इस 45 काम को कर देगा और उसके बाद 9 मिनट के बाद जो है बी को बंद कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा, तो 9 मिनट के बाद जो है बी को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - ax + b के 0, 3 और 4 है तो a और b का क्रमशः किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि x² - ax + b बराबर 0 है और शून्यक जो है वो दिया गया है 3 और 4। शून्यक का अर्थ होता है कि मूल, और मूल का अर्थ होता है कि द्विघात समीकरण में x का क्या होता है 2 मान होता है, तो वही दोनों मान जो है हमारा यहाँ दिया गया है। तो एक मान को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरी मान को बीटा से डिनोट करते हैं, यानी x का जो द्विघात समीकरण में 2 मान होता है वही 2 मान जो है यहाँ दिया गया है। उसके बाद हमसे जो है यहाँ a और b का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए a और b का मान हम कैसे निकालेंगे, x के जगह एक बार 3 को पुट करेंगे और x के जगह दूसरी बार 4 को पुट करेंगे। एक बार यदि 3 को पुट करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करना नहीं है, -3a हो जाएगा और प्लस b का b रहेगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 0 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये भी तो x का ही मान है, यानी कि मूल्य ही है, यानी शून्यक है, तो ये भी जब x का मान है तो ये भी एक बार x के जगह क्या करेंगे पुट करेंगे 4 को भी। तो यदि 4 को यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16 करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा तो, और यहाँ 4 गुने a हो जाएगा, यानी कि -4a प्लस यहाँ b का b बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करें कि कोई एक जो है a या b में से कोई एक खत्म हो जाए, तो हम यहाँ घटाएंगे यदि, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि b खत्म हो जाएगा। यहाँ यदि कुछ नहीं था तो प्लस होगा और प्लस यहाँ होगा तो घटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब यदि यहाँ एक b जो है प्लस में है और इधर घटा रहे हैं तो ये b क्या हो जाएगा माइनस में, तो b से b खत्म हो जाएगा। अब यदि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 3 में से 4 को घटाएंगे और 3 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होता है माइनस में आता है, और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 होगा, और माइनस पहले से यहाँ ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस जो होगा वो प्लस होके यानी कि a हो जाएगा। अब यहाँ यदि घटाएंगे तो 9 में से क्या होगा 16 घटाएंगे और 9 में से 16 को घटाएंगे तो कितना 7 हो जाएगा, वो माइनस में होगा, यहाँ प्लस में होगा, बराबर 0 होगा। यही 7 इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ से a का मान जो है वो 7 हो जाएगा। अब यदि a का मान 7 हो जाएगा तो हमसे a और b दोनों का मान पूछा जा रहा था, तो इसी a के मान को यदि हम यहाँ रख देते हैं तो a के जगह हम क्या रखेंगे 7 को रखेंगे, तो यहाँ कितना 21 हो जाएगा, और 9 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 9 1 10 और 10 20, यानी कि 12 हो जाएगा माइनस में। अब यदि माइनस में 12 होता है और इधर भेजेंगे, इधर माइनस में 12 है और उधर भेजेंगे तो प्लस में, यानी b का जो मान हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि a का मान क्या होगा, तो a का मान 7 होगा, b का मान क्या होगा, तो b का मान 12 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि तीनों संख्या का औसत 6 है, पहले दो संख्या का औसत 5 है जबकि अंतिम दो संख्या का औसत 8 है, तो तीनों संख्या क्या होगा। तो देखिए तीन संख्या का औसत, माना कि a, b और c तीन संख्या है, इन तीनों संख्या का जो औसत है वो 6 है। जब इन तीनों संख्या का औसत 6 है तो इन तीनों संख्या का योग निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे तो इन तीनों संख्या का योग निकल जाएगा, यानी इन तीनों संख्या का जो योग होगा वो 18 हो जाएगा। आगे फिर कह रहा है पहले दो संख्या का औसत 5 है, यानी कि a और b दोनों का औसत जो है वो 5 है, तो a और b दोनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे 2 गुना 5 करेंगे, यानी कि a और b का जो योग होगा वो 10 होगा।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है फिर जबकि अंतिम दो संख्या का औसत 8 है, यानी कि अंतिम दो संख्या b प्लस c, तो b प्लस c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, औसत 8 दिया गया है और दो संख्या का औसत 8 है, इसलिए 2 से गुना करेंगे तो दोनों का योग निकलेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब हमसे तीनों संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए जब a प्लस b का मान कितना है 10 है और यहाँ a प्लस b प्लस c तीनों का मान कितना है 18 है। अब इसमें से यदि हम a प्लस b को घटा देंगे तो यहाँ से c मिलेगा हमें, यानी कि 18 में से 10 को घटाएंगे तो क्या c हो जाएगा, यानी c का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ क्या है b प्लस c है और c का मान कितना है हमारा 8 है, और c का मान जब 8 है तो इसमें यदि हम 8 को घटा देते हैं तो b का मान निकलेगा, क्योंकि c को तो हम घटा दिए हैं। तो अब यदि 16 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b का भी मान 8 हो जाएगा। अब यदि b का भी मान मिल गया, c का भी मान मिल गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें a और b है और a का मान हमें निकालना है, तो b घटा देंगे और b घटा देंगे तो 10 में से कितना घटाएंगे 8 घटाएंगे और 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना a का मान निकलेगा और a का मान 2 होगा, यानी कि c का मान 8 हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा और a का जो मान होगा वो 2 होगा, ठीक ना। और यही हमसे तीनों का मान पूछा जा रहा था, तो तीनों का मान क्या हो जाएगा 2, 8 और 8 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बोडमास का है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब यदि यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर है और ये भी ब्रैकेट के अंदर, यानी कि कुछ नहीं है तो गुना के रूप में है, तो -3 गुने -5 करेंगे तो क्या 15 हो जाएगा, प्लस में माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये 15 प्लस में और यहाँ माइनस, यानी कि 19 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट का अर्थ गुना होता है, यानी कि अब 4 गुने 4 करेंगे तो कितना -16 हो जाएगा यहाँ। अब ऊपर में यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा और 9 से भाग करेंगे, 36 में भाग का चिन्ह है तो 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी कि 4 बटा कितना 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटेगा यानी गुना के रूप में, तो 4 बटा 16 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और यही माइनस से ये माइनस कटेगा। अब यहाँ 4 से 8 कटेगा 2 बार में, यानी कि इसका मान जो हो जाएगा सॉल्व करने के बाद क्या होगा वो 2 होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6 बराबर ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है तो केवल एक हल है, तो a का धनात्मक अभिन्न हल क्या है, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, इतना देख के और हमसे a का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इस सवाल को बनाने से पहले यदि हम थ्योरी को जान लेते हैं तो सवाल बनाना काफी आसान हो जाएगा। देखिए कभी भी द्विघात समीकरण में कोई भी समीकरण यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है तो उस स्थिति में हमसे पूछ सकता है कि इस समीकरण का जो है कितने हल होगा, एक हल होगा या अधिक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा। तो उस स्थिति में समीकरण सबसे पहले जो है हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, और इस फॉर्म में यदि समीकरण ये तो नहीं दिया गया है तो इस फॉर्म में जो है इस फॉर्म में इस समीकरण को करेंगे, और जब हम इस फॉर्म में कर लेंगे तब कैसे पता करेंगे कि इस समीकरण का जो है हल अनेक होगा या एक होगा या कोई भी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि d ग्रेटर देन 0 है। अब यदि d ग्रेटर देन 0 का अर्थ होता है कि d का मान जो है 0 से बड़ा हो रहा है। अब d का मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तो अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा होगा, यानी अल्फा कहलाता और बीटा जो है वो दोनों एक दूसरे का मान बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। अल्फा और बीटा यहाँ जो होता है वो x का मान होता है, द्विघात समीकरण में x का 2 मान आता है, वही अल्फा और बीटा कहलाता है, ठीक ना। तो यानी अल्फा यानी x का जो भी मान आएगा वो दोनों क्या होगा बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। यानी इस स्थिति में d ग्रेटर देन 0 की स्थिति में जो है समीकरण का अधिकतम हल हो जाएगा, ठीक ना, अद्वितीय हल होगा। अब जो है यदि d लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि d का जो मान है 0 से छोटा हो जाएगा, तो उस स्थिति में समीकरण का जो मूल हो जाएगा ना वो क्या होगा काल्पनिक हो जाएगा, और जब काल्पनिक हो जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा तब उस स्थिति में जो है समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
अब जो है d बराबर यदि 0 हो जाएगा, यानी d का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में मूल जो हमारा होगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक होने के बाद जो है d बराबर होने के बाद जो है वो हमारा एक हल होगा ना। और d का जो मान हम निकालेंगे कि d का मान निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करेंगे, ठीक ना। तो इतना बात सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब कभी भी द्विघात समीकरण में d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान जो है वो बड़ा हो जाएगा 0 से, तब उस स्थिति में समीकरण का जो मान होगा वो अदित हल होगा। अब यदि d लेस देन 0 यानी d का मान जो है छोटा हो जाएगा 0 से, तब उस स्थिति में काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि समीकरण हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यदि d बराबर 0 हो जाता है, तब उस स्थिति में समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और एक हल होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि a का जो है वो धनात्मक अभिन्न होगा, केवल एक हल होगा, यानी कि केवल एक हल होने का मतलब d बराबर 0 होगा। तो अब यदि d बराबर 0 होगा तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि d के जगह हम क्या रखेंगे, 0 को रखेंगे, यानी 0 बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक ना। तो अब इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले इसे भी मिटा देते हैं। अब जो है यदि हम समीकरण को बनाएंगे, इस समीकरण को, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो इस फॉर्म में कैसे लाएंगे समीकरण को, तो देखिए सबसे पहले उधर क्या है, ax स्क्वायर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस ax माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस में और ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 6 माइनस 2, अब तो वहां कुछ नहीं, 0 बचा, यानी कि यही समीकरण जो है अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जो है लग रहा है। नहीं, अभी भी नहीं लग रहा है। अभी जब नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर यदि कॉमन हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस a यहाँ बचेगा। अब यदि यहाँ 3 माइनस a बचेगा, उसके बाद हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x, यहाँ से x और यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस x यदि हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a माइनस 2 बचेगा। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना, 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए तो यही समीकरण जो है इस तरह हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। तो अब जो है हम b बराबर क्या निकालेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, और क्वेश्चन में ही कह रहा है कि केवल एक हल है, केवल एक हल होने का मतलब b बराबर 0 होगा, b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। अब देखिए यहाँ b के जगह हम क्या लेंगे कि यहाँ से a माइनस 2 यानी सॉरी माइनस यदि हम कॉमन ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा ना। अब यदि a प्लस 2 यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लिए थे, मिस्टेक में माइनस लिखा गया था, तो यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b स्क्वायर 4ac का मान यदि हम निकालते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे a के जगह ये लेंगे 3 माइनस a लेंगे, b के जगह a प्लस 2 लेंगे और c के जगह क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो ये समीकरण जो है हमारा फिर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण से बचने के लिए क्या करेंगे कि बाय ऑप्शन यूज करने का प्रयास करेंगे। तो बाय ऑप्शन कैसे यूज करेंगे कि देखिए हमसे तो a का मान पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में भी जो दिया गया होगा वो a का मान दिया गया होगा। अब यदि a का मान यदि दिया गया होगा तो माना कि a नंबर ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन हम यदि ले लेते हैं तो पहला ऑप्शन में 3 है और a की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि a का मान ऑप्शन में दिया गया होगा। अब यदि a यहाँ है, अब यहाँ यदि हम 3 को रखते हैं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से x स्क्वायर में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी ये तो द्विघात समीकरण को ही खत्म कर दिया। यानी जब x स्क्वायर होगा ही नहीं तो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, और जब द्विघात समीकरण नहीं होगा तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल नहीं सकते हैं, यानी कि ऑप्शन a जो होगा वो होगा ही नहीं, ठीक ना, यानी a का मान 3 नहीं होगा। अब यदि हम ऑप्शन b ले लें तो ऑप्शन b में क्या दिया गया है, ऑप्शन b में जो है वो 2 दिया गया है। तो अब यदि a के जगह हम 2 को रखते हैं, अब यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ भी यदि a की जगह हम 2 को रखते हैं तो 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ तो c की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, यानी कि 4 है तो 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण को लेके हम सॉल्व करके देखते हैं कि b का मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो b की जगह क्या लेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, और माइनस में क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए तो -4 लेंगे कॉमन। अब -4 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, तो सीधे 16 लिख लेते हैं। -4 लेंगे 4, और a की जगह क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यानी गुना 1 ले लेंगे, और c की जगह क्या लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे गुना 4। तो देखिए 4 गुने 4 कितना, 16, और यहाँ भी 16, यानी कि 16 में से 16 घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा, और हमारा d का मान 0 था यानी कि 0 हो गया। जब 0 हो गया यानी कि ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है, यानी a का जो मान होगा वो b होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर स्थित है तो टावर कितना लंबा था। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और ये 5 मीटर ऊंचा का मतलब ये भुजा पता है 5 मीटर का है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यानी कि ये यदि टावर रहा होगा तो इसके शीर्ष से 30 डिग्री का कोण जो है वो प्लेटफॉर्म बना रहा है। अब यदि फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर स्थित है, यानी कि ये टावर हुआ तो यहाँ और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 40√3 मीटर दी गई है। जब यहाँ से यहाँ 40√3 तो ये भी हो जाएगा 40√3, क्योंकि ये जो है वही भुजा तो ये भी है, तो ये भी 40√3 हो जाएगा। उसके बाद हमसे तो टावर की कितना लंबा था हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कोण 30 और ये कोण 90 हो जाएगा, और जब ये कोण 90 हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि वैसा त्रिभुज, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और जब ये 90 और ये 30 तो दोनों मिला के 120, तो ये कितना 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो मान होता है, योग होता है वो 180 होता है, इसलिए 90 60 30 तीनों मिला के 180 हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री के सामने की भुजा का मान हमें पता है। जब 60 डिग्री के सामने की मान हमें पता है भुजा का, तो हम क्या करेंगे कि tan 60 का मान सबसे पहले क्या होता है, देखिए tan 60 का मान √3 होता है, और इसे जो हम लिखते हैं लंब बट्टा आधार यानी p/b लिखते हैं। अब √3 है और बट्टा में नहीं कुछ है तो हम 1 से यदि भाग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि p लंब का जो रेशियो हो जाएगा √3 और आधार का जो रेशियो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण का चर्चा होता है, यानी कि 60 का चर्चा अभी हम कर रहे हैं, तो 60 की सामने वाली भुजा का जो मान होगा वो लंब कहलाएगा, यानी 60 के सामने वाला भुजा जो है वो लंब कहलाएगा। यानी कि लंब कहलाएगा कौन, √3 यहाँ लंब कहलाएगा रेशियो में, यानी √3 का जो मान है वो कितना दिया गया, 40√3 दिया गया। और जो भुजा जो है 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, h कहते हैं, और जिसकी चर्चा करते हैं वो लंब कहलाता है, और जो शेष बच जाता है वो आधार यानी कि ये b कहलाएगा। यानी रेशियो में ये भुजा 1 होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए रेशियो 1 आता है आधार का, और लंब का जो रेशियो आता है वो √3 आता है। अब यदि √3 का मान 40√3 है, √3 का मान यहाँ से देखिए कितना दिया गया है, 40√3 दिया गया, तो √3 से √3 खत्म, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यदि 1 बराबर यहाँ 40 होता है तो यहाँ से यहाँ तक का भुजा का रेशियो क्या है, 1 ही है ना, 1 है। जब यहाँ से यहाँ तक की भुजा का रेशियो 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। और हमसे टावर की लंबाई पूछा जा रहा है, तो टावर तो जमीन से रहता है, यानी कि यहाँ से रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तो पहले दे चुका था 5 है, और यहाँ से यहाँ 40 है, तो 40 और 5 कितना 45 हो जाएगा। यानी प्लेटफॉर्म टावर का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 45 मीटर होगा, ठीक ना। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जिस कोण का चर्चा कीजिएगा उस कोण के सामने की भुजा जो हो
जाएगा वो लंब होगा। यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे थे, 60 का चर्चा कर रहे थे, तो 60 की सामने की भुजा 40√3 था, यानी 40√3 जो होगा वो लंब होगा, और जो भुजा जो बचता है वो आधार हो जाएगा, और 90 के सामने तो सबको पता होगा कि वो कर्ण होता है। ठीक ना, सिर्फ इतना याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2.3/5 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2.3/5 का व्युत्क्रम यानी कि 2 पंचे 10 और 3 13, यानी 13/5 का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, यानी कि इसका विपरीत पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे कि इसका उल्टा कर देंगे, यानी इसका जो व्युत्क्रम होगा वो हमारा कितना 5/13 हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर ए में साक्षरों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए साक्षर की संख्या जो ए में है वो कितनी दी गई है, 150 दी गई है, और हमसे साक्षर की प्रतिशत में पूछा जा रहा है क्या मान होगा साक्षरों का ए में। तो देखिए जो भी संख्या दिया रहेगा साक्षर का, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल संख्या से भाग करेंगे। तो टोटल कितना है, 200 है, ए का मान टोटल कितना है, ए में टोटल जनसंख्या 200 है, और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटेगा 1.5, कितने बार में, 150, 75 बार में, यानी कि साक्षर की जो संख्या है वो कितनी है, 75% है। ठीक ना, जो ऑप्शन होगा आपका डी नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक वृत्त में निहित एक वर्ग है और एक नियमित षट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या है कि एक वर्ग है, उसके बाद इस वर्ग का हमसे क्षेत्रफल, और एक इसी तरह वृत्त थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसी तरह एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या है कि एक षट्भुज है, और षट्भुज का अर्थ होता है कि 6 भुजा, यानी कि 6 भुजा वाली डायग्राम बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा थोड़ा सा हो गया है। अब यदि हम केंद्र बिंदु से परिधि को मिला देंगे, त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी कि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी जब 2 भुजा बराबर, तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगा। अब तीसरी भुजा भी बराबर, यानी तीनों भुजा बराबर, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा क्या है, r है, यानी कि r का स्क्वायर करेंगे, और 6 समबाहु त्रिभुज है तो 6 से गुना करेंगे तो इस षट्भुज का जो है हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। अब कह रहा है इस वृत्त के अंदर वर्ग है, इस वर्ग का भी क्षेत्रफल और इस षट्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम यदि केंद्र बिंदु से परिधि को मिला देंगे, केंद्र बिंदु से परिधि को मिला देंगे तो त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को मिला देंगे तो त्रिज्या, और वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा, और वर्ग के विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है, और यहाँ √2a का मान क्या हो जाएगा, r+r, यानी कि 2r हो जाएगा ना। यानी कि अब यहाँ से हम भुजा का मान निकालेंगे, और भुजा का मान निकालेंगे तो a बराबर 2r, और √2 इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इस √2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचा जो है √2 से गुना कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, जब यदि √2 मिलके 2 हो जाएगा, यानी कि √2 को खत्म कर देगा, यानी कि a का जो मान हो जाएगा वो कितना, √2 हो जाएगा और r हो जाएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है निकालने का फॉर्मूला कि a² यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम a का मान हमें पता है, अब इसका यदि स्क्वायर कर देंगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 हो जाएगा, और r का स्क्वायर करेंगे तो r² होगा। अब हमसे इसका वर्ग का और षट्भुज का जो है वो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा था, तो ये तो वर्ग का अनुपात हो जाएगा, और षट्भुज का अनुपात कितना, इतना आ रहा है, यानी कि √3/4 r² गुने 6 आ रहा है। r² से r² खत्म हो जाएगा, और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसके बाद जो है इसी 2 को इधर लाएंगे, यानी कि तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रेशियो यानी अनुपात, और √3 गुना 3 करेंगे, यानी कि 3√3 जो है वो वर्ग और षट्भुज का जो है क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। ठीक ना, तो याद रखना है कि जब कभी भी किसी वृत्त के अंदर यदि हम षट्भुज को बनाते हैं तो 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक ना।